तो भाइयों परम्यूटेशन कर लिया, समझ लिया कि कैसे अरेंज कर सकते हैं, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया। माँ कसम यार, अगर तुमको वो डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया ना तो खुद खड़े होके एक बार अपने लिए ताली बजा देना, पीठ थपथपा देना, क्योंकि जबरदस्त कॉन्सेप्ट था। अगर 80% भी समझ में आया तो एग्जाम में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो चलो आज इसी तरह कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सिंपल बनाते हैं। शुरुआत करते हैं विद द कॉम्बिनेशन से, बजा दो यार। तो भाइयों कॉम्बिनेशन में हम लोग करते हैं सिलेक्शन। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है वो है NCR, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन को मैं डिवाइड करूंगा इनटू 3 कैटेगरीज। तो भैया सबसे पहला पार्ट है प्रॉपर्टीज। याद रखना एनसीआर की प्रॉपर्टीज में से लगातार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो एनसीआर की होती है वो होती है एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। बिल्कुल हाँ, अगर मैं लिखता हूं 8C7 तो 8C7 तुम लोग क्यों लिख रहे हो यार, ये क्यों सॉल्व कर रहे हो? 8 को 7 बार पीछे ले जाओगे और फिर 7 के फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे? नहीं, 8C7 को सिंपल लिख लो 8C1, बिकॉज NCR का फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है NCN माइनस आर। अगर 8C7 मैंने लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूं 8C8 माइनस 7 यानी 8C1। और 8C1 यानी 8 में से एक ऑब्जेक्ट निकालना है तो कितने तरीके से निकाल सकता हूं? 8 तरीके से। तो याद रखना NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। अगर 8C5 दे रखा है तो 8C5 8C3 के बराबर ही आएगा। अगर 10C4 दे रखा है तो 10C4 10C6 के बराबर ही आएगा, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है भाई जिसको हम लोग पास्कल लॉ भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मैंने लिखा NCR प्लस NCR माइनस 1 तो ये बराबर हो जाएगा N+1 CR के। बिल्कुल सही। अगर मैंने लिखा 8C5 प्लस 8C4, NCR 8C5 प्लस 8C4, 8C4 यानी कि NCR माइनस 1। R सिर्फ एक कम है और N सेम है, तो NCR प्लस NCR माइनस 1 हमेशा हो जाएगा N+1 CR, यानी कि फाइनल वैल्यू आएगी 9C5। फिर से लिखता हूं 8C4 प्लस 8C5 इज इक्वल टू 9C5, क्योंकि ये है मेरा NCR और ये है मेरा NCR माइनस 1, तो आंसर आएगा N+1 CR। चेक कर लेते, वेरीफाई कर दे। 8C4 की वैल्यू क्या आएगी? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। और 8C5 की वैल्यू को मैं कैसे निकालूंगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। और इसका आंसर आना चाहिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल के बराबर। चेक करते हैं। तो हैंस प्रूव्ड, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो याद रखना NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N+1 CR। भाइयों NCN हमेशा होता है 1 के बराबर। अगर मैं बोलता हूँ 8C8, 8 ऑब्जेक्ट्स है और 8 को चूज करने हैं तो कितने तरीके से चूज कर सकता हूँ? एक ही तरीका है मेरे भाई। अच्छा NC0 भी 1 के बराबर होते हैं। अगर 8 ऑब्जेक्ट्स है और एक भी चूज नहीं करना है तो कैसे चूज करोगे? एक भी चूज नहीं करूंगा, मतलब एक तरीका। तो एक तरीका तो होता ही है। तो 8C8 NCN बराबर होगा NC0 के, which is 1। तो ये है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्बिनेशन। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं और फिर कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स बी मेड फ्रॉम 8 men and 5 women such that 2 women are must in the committee। तो देखो बहुत आसान है यार, 7 लोगों की कमिटी बनानी है और 8 पुरुष है और 5 महिलाएं हैं, और कमिटी में ये कंपलसरी है कि कम से कम 2 महिलाएं हो। तो देखो कमिटी कैसे बनेगी? 5C2
5 में से 2 महिलाओं का आना कंपलसरी है। अच्छा, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमेन, ऐसा नहीं बोला, पर उन्होंने बोला 2 वुमेन मस्ट बी इन द कमिटी। तो 2 से ज्यादा होगी तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन यहां पे नहीं कही गई है जहां ये लिखा हो कि एग्जैक्टली 2 ही वुमेन चाहिए, 2 के अलावा तीसरी वुमेन नहीं चलेगी। तो 5 में से तुम लोग 2 वुमेन ले लो, क्योंकि 2 तो होना ही चाहिए। मल्टीप्लाइड बाय, अभी इवेंट खत्म नहीं हुआ इसलिए मैं करूंगा मल्टीप्लाई, एंड में चल रहा है ये, तो इसलिए मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय, अब कितने लोग बचे? 8 पुरुष बचे और 3 महिलाएं भी तो बच गई, क्योंकि 5 में से 2 महिलाएं सिलेक्ट हुई है, 3 तो अभी बची हुई ना। तो 8 पुरुष और 3 महिलाएं, तो टोटल कितने हो गए? 11। अब इन 11 में से मुझे सिलेक्ट करना है बचे हुए 5 लोग, तो 11C5 हो जाएगा मेरे भाई। तो 5C2 मल्टीप्लाई बाय 11C5, दिस विल बी द फाइनल आंसर। जल्दी से वैल्यूज निकालो। 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 × 10 × 9 × 8 × 7 यानी कि 55440 डिवाइडेड बाय 120 यानी कि 462। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 4620 मेरे भाई। तो फाइनली एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, मैं हो रहा हूं गायब। यह सवाल पूछा है, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 4 men and 6 women such that women are twice of man selected। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि वुमेन का नंबर ट्वाइस होना चाहिए एज कंपेयर टू द मेन। तो यहां पे 4 मेन है और 6 वुमेन है। तो अगर वुमेन 2 है तो 1 मैन होगा, यानी कि मेन 1 है तो 2 वुमेन होंगी। अगर मेन 2 है तो वुमेन 4 होंगी, मेन 2 वुमेन 4, और भैया 3 अगर मेन हो जाते हैं तो वुमेन हो जाएंगी 6, पर 4 मेन नहीं हो सकते क्योंकि उसकी ट्वाइस यानी डबल वुमेन है ही नहीं। वुमेन मैक्सिमम कितनी है? 6, और मेन कितने हैं? 4। तो मैं मैक्सिमम 4 मैन नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास 8 वुमेन नहीं है। तो देखो केसेस कैसे बनेंगे। एक मैन अगर मैंने लिया तो 4C1 मल्टीप्लाई बाय 6C2। तो देखो केसेस कैसे बनेंगे। अगर मैं 4 में से एक मैन लेता हूं तो 4C1 मल्टीप्लाई बाय 6C2। ये कमिटी ऐसी चाहिए कि एक मैन के अगेंस्ट में 2 वुमेन होना चाहिए, तो 1 मैन 2 वुमेन। एक ये केस हो गया, प्लस क्योंकि और में इवेंट चल रहे हैं, या तो एक कमिटी 3 लोगों की जिसमें 1 आदमी और 2 औरत है, या फिर दूसरी कमिटी जिसमें 2 आदमी है और 4 औरतें, या फिर तीसरी कमिटी जिसमें 3 आदमी हैं और 6 औरतें हैं। लेकिन इसके बाद मैं चौथी कमिटी नहीं बना सकता जिसमें 4 मर्द हो, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वुमेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 6। तो भाइयों फाइनली आंसर आया 4C1 × 6C2 प्लस 4C2 × 6C4 प्लस 4C3 × 6C6। इन सबको प्लस कर लेना, यू विल गेट द आंसर। तो चलो अब प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पूछा है 15C3 प्लस 15C13 किसके बराबर होगा। तो तुम्हें प्रॉपर्टी सबसे पहले याद रखनी है कि NCR मेरा होता है NCN-R। तो NCR को मैं लिख सकता हूं एज NCN-R। तो अगर 15C3 लिखा हुआ है तो 15C3 को अगर मैं चेंज करता हूं तो वो हो जाएगा 15C15-3 यानी 15C12। दैट विल बी द फाइनल आंसर 15C12। तो अगर मैं चेक करूं 15C12 प्लस 15C13, तो याद करो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी पास्कल लॉ, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। यहां पे देखो ये NCR है और ये NCR-1 है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? N+1 CR यानी कि 16C13। सो द प्रॉपर्टी इज NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। सो फाइनल आंसर विल बी 16C13। और इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, 16C13 कैन बी रिटन एज 16C3।
तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर तुम्हें दिया हो तो टिक कर देना मेरे भाई। तो बहुत आसान था। सबसे पहले NCR इज इक्वल टू NCN-R लगा रहा था और फिर तुम्हें लगा देना था पास्कल लॉ, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1CR। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बता देता हूं जो बहुत काम की है, ध्यान से सुनना। तो ये है हमारी 5th प्रॉपर्टी, हमेशा याद रखना। अगर NCR इज इक्वल टू NCR2 दे रखा है, मतलब NCR1 अगर NCR2 के बराबर है तो या तो R1 R2 के बराबर होगा या फिर R1 प्लस R2 मिलाकर N के बराबर होंगे। तो याद रखना भाइयों, अगर NCR1 इज इक्वल टू NCR2 है तो R1 प्लस R2 मिलाकर नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स यानी कि N के बराबर होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखो, अगर मैंने लिखा 14C3 इज इक्वल टू 14C11, ये दोनों बराबर होते हैं मुझे पता है, तो या तो R1 बराबर होना चाहिए R2 के या फिर R1 प्लस R2 बराबर होना चाहिए N के। तो अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो 3 + 11 बराबर हो जाएगा 14 के। तो बहुत आसान है यार, अगर NCR1 इज इक्वल टू NCR2 है तो R1 प्लस R2 मिलाकर बराबर होंगे N के या फिर R1 सीधे सीधे बराबर हो जाएगा R2 के। तो दोनों यूज करके देख सकते हो, जिससे तुम्हारा आंसर आ जाए वो करेक्ट है। तो चलो ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो भाइयों यहां पे दे रखा है NC18 इज इक्वल टू NC12, यानी कि NCR1 इज इक्वल टू NCR2। अगर ऐसा होता है तो R1 प्लस R2 मिलाकर किसके बराबर होता है? N के बराबर। तो 18 + 12 मिलाकर बराबर हो जाएंगे N, क्योंकि ये NCR1 है और ये NCR2 है। तो 18 + 12 मिलाकर हो गए 30, तो मेरी N की वैल्यू आ गई 30 मेरे भाइयों, और मुझे निकालना है 32C30। अब 32C30 निकालने का मतलब है 32 को पहले 30 बार पीछे ले जाओ, डिवाइड कर दो 30 के फैक्टोरियल से। अरे इससे बेटर है शॉर्टकट लगाओ ना, NCR इज इक्वल टू NCN-R, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 32C2, बिकॉज 32 - 32 ही तो होता है। तो NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो मैं 32C2 के लिए सॉल्व करूंगा इंस्टीड ऑफ 32C30 के लिए। तो 32C2 का आंसर आएगा 32 × 31 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 496। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। तो भैया कॉम्बिनेशन का एक और पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री। जितने भी ज्योमेट्री के फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व होंगे। एक फेवरेट क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन में कि बताओ अगर एक ऑक्टागन है यानी कि 8 पॉइंट्स है, तो बताओ इसमें कितने डायगोनल्स पॉसिबल है। तो यार अगर 8 पॉइंट्स है और मैं इन 8 पॉइंट से डायगोनल निकालना चाहता हूं, तो डायगोनल किसी 2 पॉइंट्स को टच करते हैं, तो मतलब 8 में से कोई भी 2 पॉइंट चलेंगे जिससे मुझे डायगोनल्स मिल जाएंगे। पर अगर मैं HC2 करता हूं तो इसमें ऑक्टागन की साइड्स भी आ गई। समझाता हूं एक एग्जाम्पल लेके। ये बनाया मैंने एक पेंटागन, यानी कि जिसकी 5 साइड्स हैं। अब मुझसे सवाल ये पूछा है कि बताओ पेंटागन के मैक्सिमम पॉसिबल डायगोनल्स क्या हो सकते हैं। तो ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट एक डायगोनल, ये 2 डायगोनल, देन देयर विल बी 1 मोर डायगोनल, देन देयर विल बी 1 मोर डायगोनल। तो ऐसे तरह तरह के डायगोनल्स हो सकते हैं इन पेंटागन। अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन वाइज सॉल्व करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं डायगोनल इज कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर इन 5 पॉइंट्स में से मैं कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं तो वो डायगोनल बन जाते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, जब मैं 5 में से कोई 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो वो हो सकता है साइड भी हो, बिकॉज ये साइड्स डायगोनल नहीं है, दिस आर साइड्स। तो भैया 5 में से कोई भी 2 पॉइंट्स लेने का मतलब है 100% डायगोनल निकलेगा, ये गारंटी नहीं है, हो सकता है वो साइड्स हो। और पेंटागन में मैक्सिमम कितनी साइड्स होती हैं? 5। सो देयर आर गोइंग टू बी 5 साइड्स इन अ पेंटागन,
तो एक काम करो ना, इस 5C2 में से अगर तुम लोग 5 माइनस कर देते हो तो बचे हुए डायगोनल्स ही तो आएंगे। तो इसीलिए ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है NCR माइनस N। तो चलो इस क्वेश्चन में निकाल दें 5C2 यानी कि 10 माइनस 5, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे 5। और तुम लोग चाहो तो चेक भी कर सकते हो, दिस इज डायगोनल 1, दिस इज डायगोनल 2, दिस इज डायगोनल 3, दिस इज डायगोनल 4। तो यहां पे नंबर ऑफ डायगोनल्स आएंगे 5C2 माइनस 5 यानी कि 20/2 माइनस 5 विच इज 10 माइनस 5 यानी कि 5 डायगोनल्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो याद रखना ज्योमेट्री फिगर्स के क्वेश्चन में अगर डायगोनल्स निकालना तो फॉर्मूला होगा NCR माइनस N। N होती है मेरी साइड्स। अब कई बार हो सकता है कि तुम्हें पॉइंट्स दे रखे हो, तुमसे बोला जाए कि ट्रायंगल बनाकर दिखाओ। तो याद रखना जो पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं यानी कोलिनियर होते हैं, उन पॉइंट्स पे ट्रायंगल नहीं बन सकता। यार अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो ट्रायंगल कैसे बनाओगे? तो याद रखना कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनता। तो आओ ज्योमेट्री बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे 6 पॉइंट्स दे रखे एक सर्कल के अंदर और तुमसे सवाल पूछा कि बताओ तुम लोग कितने क्वाड्रिलेटरल्स बना सकते हो इन 6 पॉइंट्स को यूज करते हुए। तो यार क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए मुझे 4 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं करता हूं 6C4 तो मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखो सिंपल है ना यार, अगर मैंने ये सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर पॉइंट्स हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो इन 4 पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा यानी कि 4 साइड्स वाला। तो 6C4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 6C4 को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ 6C2। तो 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हम लोग कहते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के इतिहास का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं। तो यहां दे रखा है if 15 persons are to be seated around 2 round tables, one occupying 8 persons and another 5 persons, find the number of ways in which they can be seated। जबरदस्त क्वेश्चन। वो बोल रहे हैं टोटल 15 लोग हैं और तुम्हारे पास 2 राउंड टेबल्स हैं। सो यू हैव इन टोटलिटी 15 पीपल और तुम्हारे पास 2 राउंड टेबल्स हैं। ये हो गई RT1 और ये हो गई RT2। तो 15 लोग हैं और तुम्हारे पास 2 राउंड टेबल्स हैं, एक है राउंड टेबल 1 और एक है राउंड टेबल 2। इस राउंड टेबल 1 पे 8 लोग आ सकते हैं और राउंड टेबल 2 में 7 लोग आ सकते हैं। तो बताओ कितने तरीके से तुम लोग टेबल पे लोगों को बैठा पाओगे? याद रखना टेबल सर्कुलर है इसलिए यहां पे सर्कुलर परम्यूटेशन का यूज होगा। तो सबसे पहला मेरा काम है कि मैं इन 15 लोगों को डिवाइड करूं 2 ग्रुप्स में, क्योंकि एक ग्रुप 8 का होगा और एक ग्रुप 7 का होगा। 7 लोगों को मैं अलग टेबल पे बैठाऊंगा और 8 लोगों को मैं अलग टेबल पे बैठाऊंगा। सो माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि मैं 15 लोगों में से डिवाइड करूं इनटू 2 ग्रुप्स, एक ग्रुप 7 का और एक ग्रुप 8 का। तो ग्रुपिंग करने के लिए मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, तुम्हें फॉर्मूला लगाना है 15C7 मल्टीप्लाई बाय 8C8, क्योंकि भैया 15 में से 7 निकाल लिए तो 8 तो ऑलरेडी निकले हुए हैं, वापस निकालने की जरूरत नहीं है। तो 15C7 मल्टीप्लाई होगा 8C8। ये तुम लोगों ने सबसे पहले कर ली ग्रुपिंग। तो स्टेप 1 ग्रुपिंग कर लो। अब स्टेप 2 ये है कि भैया इन ग्रुप को मैं 2 तरीके से टेबल्स पे भेज सकता हूं। जो फर्स्ट ग्रुप है 8 वाला, हो सकता है मैंने उसको फर्स्ट टेबल पे भेजा और जो सेकंड ग्रुप है 7 वाला उसको सेकंड टेबल पे भेजा, या फिर हो सकता है 7 वाले ग्रुप को मैंने फर्स्ट टेबल पे भेज दिया और 8 वाले ग्रुप को सेकंड टेबल पे भेज दिया। यानी कि मैं 2 टेबल्स को भी इंटरचेंज कर सकता हूं। तो अगर फर्स्ट टेबल पे 8 बैठ रहा है, सेकंड टेबल पे 7 बैठ रहे तो इट इज अ डिफरेंट केस, और अगर फर्स्ट टेबल पे 7 बैठ रहा है, सेकंड पे 8 बैठ रहे तो इट इज द डिफरेंट केस। तो उस केस में मैं अरेंजमेंट करूंगा 2 फैक्टोरियल, बिकॉज मैं दोनों में से कोई भी टेबल पे बैठ सकता हूं। तो 2 फैक्टोरियल हो गया, दिस इज स्टेप 2। एक बार जब मैंने ग्रुप टेबल पे बैठने के लिए भेज दिया तो जो 8 लोगों वाली टेबल है उसमें अरेंजमेंट होगा 8 - 1 का फैक्टोरियल, बिकॉज सर्कुलर अरेंजमेंट होता है
n माइनस वन फैक्टोरियल। तो 8 लोग जो आपस में इंटरचेंज करेंगे ऑन टू द टेबल वो होगा 8 माइनस वन फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल। और जो 7 लोग टेबल में बैठ के अरेंजमेंट करेंगे वो कहलाएंगे 7 माइनस वन फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो फाइनली तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 15c7 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 8c8 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8c8 का आंसर ऑलरेडी 1 होता है। तो भाइयों याद रखना बहुत आसान है। सबसे पहले स्टेप 1 ग्रुपिंग कर दो। ग्रुपिंग कैसे करोगे? 15 में से 7 लोग छाट लो या फिर 8 लोग छाट लो। 15c8 या फिर 15c7 दोनों एक ही बात है। फिर स्टेप नंबर 2 में उन्हें 2 टेबल पे बैठा सकते हो। सो देयर आर 2 ऑप्शंस, तो मल्टीप्लाई बाई 2। फिर जो 7 लोग बैठे हुए हैं वो परम्यूटेट होंगे इन 6 फैक्टोरियल वेज और जो 8 लोग बैठे हुए हैं वो अरेंज होंगे इन 7 फैक्टोरियल वेज। तो फाइनल आंसर आएगा 2 इंटू 15c7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पर मुझे टफ नहीं लगा, उम्मीद है तुम्हें भी नहीं लगा होगा। तो चलो इसी तारतम्य को बनाकर रखते हैं। लेट अस मेंटेन द रिदम दैट वी हैव जस्ट गॉट। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, मैं तब तक के लिए हो जाता हूं गायब। तो देखो यहां पर तुमसे सवाल पूछा है कि बताओ अगर ग्रुप में 10 लोग हैं और दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे? तो मेरी बात समझना, कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है? जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं रखता हो वो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का, और जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखता हो वो क्वेश्चन परम्यूटेशन का। अब मान लो मैंने मिसेस शर्मा से हाथ मिलाया, तो मैं कैसे हाथ मिलाऊंगा? मैंने हाथ आगे किया, उन्होंने भी हाथ आगे किया, हम लोगों ने हाथ मिलाया, वेरी गुड। हो सकता है कि मिसेस शर्मा मुझसे हाथ मिले, तो मिसेस शर्मा ने हाथ आगे किया, मैंने हाथ मिलाया, तो ये 2 अलग अलग हैंडशेक हुए क्या? कि पहले मैंने मिलाया था फिर उसने मिलाया? ऐसे 2 बार हैंडशेक करते हो क्या तुम लोग? थैंक यू ऐसे 2 बार बोलते हो क्या? यार हैंडशेक तो एक ही है, चाहे हाथ मैंने पहले मिलाया हो या चाहे हाथ मिसेस शर्मा ने पहले मिलाया हो, दोनों हैंडशेक एक ही है मेरे भाई। इट डजंट मैटर हु इनिशिएटेड द हैंडशेक। तो मिसेस शर्मा मुझसे हाथ मिलाए या मैं मिसेस शर्मा से हाथ मिलाऊं, हैंडशेक एक ही काउंट किया जाएगा। तो यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अगर टोटल 10 लोग हैं, हैंडशेक मिलाने के लिए कितने लोग चाहिए? मतलब हाउ मेनी पीपल कैन शेक हैंड्स? 3 लोगों को देखा है क्या हाथ मिलाते हुए एक दूसरे से? हाँ, इज इट पॉसिबल कि 3 लोग एक दूसरे से हाथ मिला पाए? 2 लोग ही आपस में हैंडशेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे 10 में से कोई 2 लोग चाहिए हैंडशेक के लिए, तो आंसर आ जाएगा 10c2 यानी कि 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 विच मीन्स 45 हैंडशेक्स आर पॉसिबल। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल देन द नंबर ऑफ साइड्स आर। तो तुम्हें सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, NCR माइनस n इज इक्वल टू 44, बिकॉज डायगोनल का फॉर्मूला यही है, NCR माइनस n, क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला यही है, NCR माइनस n इज इक्वल टू 44। और मजे की बात, r की वैल्यू भी तुम्हें पता ही है। डायगोनल के लिए तुम्हें कोई 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है। सो आई कैन राइट इट मोर क्लियरली कि NC2 माइनस n इज इक्वल टू 44। मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n चाहिए। तो n की वैल्यू निकालने के लिए मैं सर्च करूंगा ऑप्शंस। देखो r इक्वल टू 2 क्यों हुआ? क्योंकि मुझे सिर्फ 2 पॉइंट जोड़ना है फॉर द डायगोनल। तो अब n की वैल्यू उठाओ, जिस भी n की वैल्यू से आंसर 44 आ जाएगा वो n की वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शंस में दे रखा था n इक्वल टू 10 या फिर n इक्वल टू 11। तो हम लोग 10 रख के देखते हैं। सबसे पहले 10c2 माइनस 10 यानी 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10, तो आंसर आता है 35 विच इज नॉट द आंसर, आंसर शुड बी 44। तो चलो 11 रख के देखते हैं। 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 55, और 55 में से अगर मैं माइनस कर देता हूं 11 तो मेरा आंसर आ जाएगा भाइयों 44। तो 11 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्योंकि 11 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन NC2 माइनस n इज इक्वल टू 44 को। तो याद रखना डायगोनल के केस में फॉर्मूला हो जाएगा NC2 माइनस n
इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो चलो भाइयों, मैं आ गया हूं चैंपियंस वाला चार्ट पे और हम लोग करने वाले हैं अब चैंपियंस वाला चार्ट का अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशन, और फिर फाइनली हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खत्म। लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर ऑल और नन वाला केस हो, फिर से रिपीट करता हूं, अगर ऑल और नन वाला केस हो ऑफ कॉम्बिनेशन तो तुम लोग बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो। नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 2 to the power n। सपोज मैंने कहा कि 10 क्वेश्चंस आए हैं इन द पेपर ऑफ अकाउंटेंसी, टोटल 10 क्वेश्चंस आए हैं इन द पेपर ऑफ अकाउंटेंसी, और मुझे या तो क्वेश्चन अटेंड करना है या तो नहीं करना है। कितने तरीके से मैं इन क्वेश्चंस को कर सकता हूं, कितने तरीके से मैं पेपर सॉल्व कर सकता हूं, हाउ कैन आई सॉल्व द पेपर, कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं पेपर को सॉल्व करने के। तो यार देखो बहुत सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन को या तो मैं सॉल्व करूंगा या तो सॉल्व नहीं करूंगा, सेकेंड क्वेश्चन को या तो मैं सॉल्व करूंगा या तो सॉल्व नहीं करूंगा, थर्ड क्वेश्चन को या तो मैं सॉल्व करूंगा या तो सॉल्व नहीं करूंगा, ऐसे सो ऑन 10th क्वेश्चन तक मामला चलता जाएगा। या तो सॉल्व करूंगा या तो सॉल्व नहीं करूंगा, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन के कितने ऑप्शंस हुए, 2 ऑप्शंस, या तो सॉल्व करूंगा या तो नहीं करूंगा, या तो सॉल्व करूंगा या तो सॉल्व नहीं करूंगा। अब मुझे सवाल पूछा गया कि बताओ कितने नंबर ऑफ वेज में मैं पेपर सॉल्व कर सकता हूं, तो वो हो जाएगा 2 की खोपड़ी पर n, यानी कि 2 की खोपड़ी पर 10। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो अगर तुम्हें ऐसा बोला जाए कि एक क्वेश्चन करोगे तो भी चलेगा, 2 करोगे तो भी चलेगा, 3 करोगे तो भी चलेगा, 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 8, 9, 10 तक कर सकते हो। यानी r कैन बी एनी नंबर, r can be 1 also, r can be 2 also, r can be 3 also, r can be 4 also, r can be 5 also, r can be 6 also, r can be 7 also, 8 also, 9 also and 10 also। तो r कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब है कि तुम डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लो, 2 to the power n। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, 10 फ्रेंड्स हैं, मुझे पार्टी में बुलाना है, बताओ मैं कितने तरीके से बुला सकता हूं। एटलीस्ट 1 फ्रेंड शुड कम इन द पार्टी। तो भैया या तो 1 फ्रेंड को बुलाऊं या तो 2 फ्रेंड को बुलाऊं या 3 को या 4 को या 5 को। देखो r वेरी हो रहा है, r 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अप टू 10 कुछ भी हो सकते हैं। तो भैया सिंपल कर दो 2 to the power n। पर जैसे ही मैं 2 to the power n करता हूं तो मेरा एक ऐसा केस भी आ जाता है जिसमें पहले फ्रेंड ने भी मना कर दिया, दूसरे फ्रेंड ने भी मना कर दिया, तीसरे फ्रेंड ने भी मना कर दिया, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें, सारे के सारे 10 फ्रेंड्स ने मना कर दिया, सबकी नो हो गई, सबकी नो हो गई। मतलब कैसी बेशर्मी थी ये कि सारे के सारे फ्रेंड्स ने मना कर दिया। और ऐसे कौन सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे जिसमें एक भी फ्रेंड आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि परिवार ही असली स्ट्रेंथ है। खैर एनी विच वे, मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ, वापस आ जाते हैं। तो अगर सारे के सारे फ्रेंड्स मना कर चुके हैं पार्टी में आने के लिए तो फिर ये वाला केस भी 2 to the power n में इंक्लूडेड है। जबकि मुझे ये नो 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 वाला केस नहीं चाहिए, एटलीस्ट एक फ्रेंड तो पार्टी में आना चाहिए, तभी तो जाकर पार्टी होगी, वरना खुद अकेले सोलो पार्टी कैसे करूंगा। तो इस केस में मैं कर दूंगा 2 to the power n-1। ऐसा ही कुछ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। अ पर्सन हैज 10 फ्रेंड्स ऑफ व्हिच 6 of them are relatives. He wishes to invite 5 persons so that 3 of them are relatives and how many ways can he invite? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। 10 फ्रेंड्स है टोटल जिसमें से 6 रिलेटिव्स हैं, मतलब 4 फ्रेंड्स हैं और 6 हार्डकोर रिलेटिव्स हैं। He wishes to invite 5 persons so that 3 of them are relatives. इन 10 लोगों में से 5 लोगों को बुलाना है और उनमें से 3 रिलेटिव का होना जरूरी है, यानी कि 6 ही 3 तो रिलेटिव हो जाएंगे भाई। और बचे हुए 4 में से तुम लोग 2 लोग बुला लो तो तुम्हारे पास टोटल 5 हो गए। तो फॉर्मूला हो जाएगा 6c3 इंटू 4c2। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे, क्योंकि टोटल 10 लोग थे, 6 रिलेटिव्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स में से 3 ही आने चाहिए। तो 6c3 मल्टीप्लाई बाय बचे हुए 2 क्या आएंगे फ्रेंड्स, 4c2। तो 6c3 इंटू 4c2 आंसर आ जाएगा 90 वेज। दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर तुमसे ऐसा सवाल पूछा जाए भाइयों कि 8 फ्रेंड्स हैं, बताओ कितने तरीके से मैं पार्टी में बुला सकता हूँ, तो 2 to the power 8-1, मतलब कोई भी एक फ्रेंड आना चाहिए एटलीस्ट 1,
तो एक नो 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 वाला केस माइनस हो जाएगा। अगर मुझसे पूछा गया कि बताओ एक क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट हैं, एक है स्टैट्स का पार्ट और एक है मैथ का पार्ट। स्टैट्स के पार्ट में तुम्हारे पास 4 क्वेश्चंस हैं और मैथ के पार्ट्स में तुम्हारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, और तुमसे बोला हुआ है कि बताओ तुम लोग मैथ और स्टैट के पेपर कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो अगर दोनों में एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है। तो कुछ मत करो, 2 to the power 4, क्योंकि स्टैट्स के चारों क्वेश्चन में मैं फर्स्ट क्वेश्चन को या तो सॉल्व करूंगा या तो नहीं करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, थर्ड क्वेश्चन को करूंगा नहीं करूंगा, फोर्थ क्वेश्चन को करूंगा नहीं करूंगा। तो ऐसे दो दो ऑप्शंस हुए, कितने ऑब्जेक्ट्स के लिए 4, तो 2 to the power 4। पर इसमें एक वो वाला केस भी आ गया जहां पे मैं स्टैट्स के चारों ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो मैं 2 to the power 4 में से वो वाला केस माइनस कर दूंगा। वैसे ही मैथ के अगर मुझे 6 क्वेश्चन करना है, तो मैं कर सकता हूं 2 to the power 6 वेज में। पर इसमें एक अरेंजमेंट ऐसा भी आएगा जिसमें मैथ के कोई भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मतलब नो 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 वाला केस, तो 2 to the power 6 - 1 हो जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है यार, जब R 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, n भी हो सकता है, तो फिर तुम लोग 2 to the power n लगा देना है, जितने भी ऑप्शंस हो। अगर मान लो 3 ऑप्शंस हैं कि आधा सॉल्व किया, पूरा सॉल्व किया और सॉल्व ही नहीं किया, तो 3 to the power n हो जाएगा। सिंपल है भाई, जितने ऑप्शंस होंगे उसकी खोपड़ी पर n। तो भाइयों ये है तुम्हारा पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चार्ट। इसे हम लोग कहते हैं चैंपियंस वाला चार्ट। ये तुम्हें दिला के जाएगा पूरे के पूरे 6 से लेकर 8 मार्क्स इन द एग्जाम। पूरा का पूरा चार्ट है, भर भर के लिखा है। अगर सिर्फ ये चार्ट पढ़ के चले गए तो एग्जाम में बहुत हेल्प होगी मेरे भाई। तो यार अगर ये चैंपियंस वाले चार्ट सबके पास बने हुए, पूरे के पूरे चार्ट्स, 16 के 16 चैप्टर्स के चार्ट इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजनिंग अगर है तो भाइयों बहुत आसान है। पूरे के पूरे 2 घंटे में पूरा मैथमेटिक्स, पूरा स्टैट्स रिवाइज करना। तो सोचो यार, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं, CA लेवल की एग्जाम की बात कर रहे हैं, पर 2 घंटे में पूरा रिविजन, नॉट एट ऑल पॉसिबल। दिस इज द मैजिक ऑफ 20 days प्लेज। तो चलो मिलेंगे एक और वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।